Rishikesh to please come to the dais and motivate our children. So I request him to speak about our journey from school to IAS. So I request him to please. Thank you very much, sir. Good afternoon. Good afternoon. क्या जबरदस्त जोश है। इस जोश को देख के तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। एका अजून जोरदार आवाजामध्ये म्हणा गुड आफ्टरनून। तो मैं ट्राय करता हूँ। तसं तर मी मराठीमध्ये जास्त स्पीचेस दिलेले आहेत, बट आय विल ट्राय टू गिव्ह इट इन इंग्लिश अँड हिंदी ॲज वेल. मराठीमध्ये समजेल का सर? मराठीमध्ये बोला. नाही पण हां, बाकी पण विद्यार्थी आहेत. सो आय ॲक्च्युली गॉट टू नो अबाउट फ्यू स्टुडंट्स हु आर ॲक्च्युली देअर केम फ्रॉम देहरादून. So if I speak in English and Hindi, so they will also be able to understand what are my thoughts. सबसे पहले हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, और जिन्होंने महाराष्ट्र भूमि में शिक्षण की जोत जिन्होंने जलाए रखी, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन महापुरुषों को वंदन करके मैं अपने दो शब्दों का प्रारंभ करता हूँ. सर्वप्रथम शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय चंदन शिवे सर, त्याचबरोबर जो कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि है श्रीमती कमला गवई मैडम, स्कूल के सभी शिक्षक जो इस देश का भविष्य बना रहे हैं, उन सबको मैं वंदन करता हूँ. और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, मैं सबसे पहले इन सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए और मुझे सुनने के लिए इतने उत्सुकता से बैठे हैं. इट्स एन ऑनर फॉर मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू. और मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना आनंद हो रहा है, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले ऐसे ही स्कूल में एक विद्यार्थी था. जब कोई बड़ा अफसर स्कूल में आता था और ऐसी कुछ बात कह जाता था जो दिल को छू जाती थी और जिंदगी में हमेशा प्रोत्साहित करती थी. मुझे अभी भी वो क्षण याद है. मैं मेरे 7वीं कक्षा में था, प्रजासत्ताक दिन का कार्यक्रम था और उस समय अकोला के जिलाधिकारी थे मुथु कृष्णन शंकर नारायण जी. मैंने पहली बार IAS ऑफिसर उन्हीं को देखा था. वसंत देसाई में एक कार्यक्रम था, वहां पे उन्होंने प्रजासत्ताक दिन का महत्व बताया था कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक. उस दिन मुझे पता चला कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे अलग अलग क्यों मनाए जाते हैं, क्यों 26 जनवरी को हम फिर से झंडा वंदन करते हैं और राष्ट्रपति के हस्ते क्यों होता है. तब मुझे पता चला कि IAS ऑफिसर एक बहुत अच्छा अफसर होता है और उन्हें अपनी सर्विस के दौरान बहुत सारी जगहों पे काम करने का अवसर मिलता है, बहुत सारे लोगों के लिए काम करने का अवसर मिलता है और सबसे ऊपर देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक मौका मिलता है. तो वो मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन था. और आज जब मैं खुद एक IAS ऑफिसर बन के आपके सामने आ रहा हूँ, तो ये जो मेरा आनंद है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का.
मैं अपने बारे में थोड़ी चीजें बताऊंगा। तो मेरा पूरा नाम ऋषिकेश विजय ठाकरे, मेरी मातृभूमि अकोला है, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है, यहीं पे मेरा एजुकेशन हुआ है। भारत विद्यालय अकोला स्कूल में मेरा 10th तक का एजुकेशन हुआ है। 12th में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वोकेशनल में एजुकेशन श्री डबले महाविद्यालय से लिया है। उसके उपरांत मैंने IIT JEE की JEE एडवांस एग्जाम की तैयारी की और मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने का मौका मिला और 4 साल मैंने IIT बॉम्बे में गुजारे। उसके बाद मैंने 1 साल भारत पेट्रोलियम नाम की कंपनी में जॉब किया, लेकिन उस जॉब करते करते मुझे ये समझ में आया कि मुझे और कुछ करना है। इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में मैंने ये सोचा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस परीक्षा की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं था। ये रास्ता काफी कठिन था, जिसमें मुझे सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का गाइडेंस अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद में आपको अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ऐसे विषयों का आपको अभ्यास करना पड़ता है और इंजीनियरिंग में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें एकदम ही अलग थी, तो मुझे फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ा था। इस रास्ते में मुझे काफी प्रकार की दिक्कतें आई, फेलियर्स भी आए। मैं कहूँगा कि 4 बार फेलियर्स आए और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई और आखिर में ऑल इंडिया रैंक 224 लेकर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम को फाइनली क्रैक कर पाया और उसमें मित्रों, जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर हम अपने मन में हौसला रखें तो इस चुनौतियों को भी हम अच्छी तरीके से पार कर पाएंगे। मैंने इस यूपीएससी के जो अपनी जर्नी थी, इस जर्नी में मुझे कुछ चीजें अनुभव से पता चली और उन 10 चीजों को मैं आपके साथ मेरा जो अनुभव है वो साझा करना चाहूँगा, ताकि अगर आप भी जब भविष्य में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े तो इन चीजों को ध्यान में रखें और इन चीजों से कुछ सीखकर अपने जीवन में भी इसका अनुकरण करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज थी कि सपने हमेशा खुली आंखों से देखने चाहिए। जब हम खुली आंखों से सपने देखते हैं तभी हम उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जीतोड़ मेहनत करते हैं और अपने आप को उस हद तक हम झोंक देते हैं ताकि हमारा लक्ष्य हमें मिल सके। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने अभी 350 साल पहले देखा था और उस समय एक मराठीत मान है कि शून्यातून स्वराज्य स्थापन केले। तो जब उनके पास कुछ भी नहीं था उससे उन्होंने शुरुआत की और एक बड़े साम्राज्य में उसे रूपांतरित किया था। तो इसके लिए सबसे पहले तो सपना देखना बहुत जरूरी है। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको इच्छा लगे। किसी को लगे कि मुझे बड़ा होके बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, किसी को लगे मुझे स्विमर बनना है, किसी को लगे कि मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर बनना है, किसी को लगे कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन वो सपना देखना जरूरी है। तभी आप उस सपने को पूरा करने के लिए उस दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपको जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तब उसमें काफी सारे अड़चने आने वाली हैं। तो उन अड़चनों से डरिए मत। वो जो अड़चने रहेगी आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए एक कदम रहेगा। मराठीत एक म्हण आहे की अपयश ही यशाची पहिली पायरी है। मतलब जब भी आपको फेलियर आएगा आप
एक स्टेप नियर टू द सक्सेस जाएंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, आप लोगों को किस किस लोगों को थॉमस एडिसन पता है? हाथ ऊपर कीजिए। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, आप ये जो लाइट बल्ब देख रहे हैं ना ऊपर, ये जो हमारे लाइट बल्ब है, तो थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया है। पता है वो कितने बार फेल हुआ था? 999 बार वो फेल हुआ था। लेकिन फिर भी उसने जो भी उसके जीवन में अड़चने आई थी उनको पार करके 1000वां प्रयत्न किया और उस 1000वें प्रयत्न में लाइट बल्ब का आविष्कार किया। आज पूरी दुनिया उसके लाइट बल्ब से रोशन है। तीसरी महत्व की चीज है, जब भी आप कोई चीज ठान ले उसको पूरा करने के लिए अच्छा प्लान बनाएं। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मैं दोहराता हूँ, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आपने किसी चीज का प्लान नहीं बनाया तो इसका मतलब आप फेल होने के लिए प्लान बना रहे हैं। तो जब भी आप अपनी पढ़ाई करें या फिर किसी भी चीज में आपको अव्वल आना है तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाएं, उसका प्लानिंग बनाएं। इसमें आप अपने मित्रों का सहकार्य ले सकते हैं, आप टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं। उन सब के साथ मिलके एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान होना काफी जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग के बिना अगर आप किसी भी खेल में उतरोगे, किसी भी मैदान में उतरोगे तो हार तो होनी ही है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि अभी T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है। मैच आपने देखी थी? तो जब हम देखते हैं इंडिया हर मैच जीता है, तो जब भी पूरी 11 लोगों की टीम मैदान में उतरती है, हर एक ओवर का उनके पास प्लान होता है, हर एक बॉल का उनके पास प्लानिंग होती है, किस तरीके से फील्डिंग होनी चाहिए, किस बैट्समैन को किस तरीके से बॉल करना चाहिए। ये सब प्लानिंग के द्वारा ही आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो प्लान जरूर बनाइए और उसे इम्प्लीमेंट भी कीजिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। जब भी आप कोई चीज ठान ले तो उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब आप अगर एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो उसे रोज कीजिए। अगर आप एक दिन लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसे रोज कीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज दोहराएंगे आपको 1 महीने बाद, 1 साल बाद उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखेगा, जो कि आपकी पर्सनालिटी में भी झलकेगा और आपको आपका जो भी लक्ष्य है उसके करीब लेके जाएगा। तो कंसिस्टेंसी होना काफी जरूरी है और सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत अच्छा गुण है जो आप अपनी पर्सनालिटी में और अपने डे टू डे लाइफ में भी आप लेके आएंगे। एक उसमें एक अच्छा उदाहरण है माइकल फिलिप। अगर आप में से किसी को पता है माइकल फिलिप कौन है? तो माइकल फिलिप एक अमेरिका का स्विमर है जिसने 5 ओलंपिक्स खेले हैं और उसमें 23 गोल्ड मेडल्स लेकर आया है। अगर हम भारत के सभी मेडल्स भी मिला लें तो भी हम 23 मेडल्स तक नहीं पहुंचे और उस अकेले स्विमर ने अमेरिका के लिए 23 गोल्ड मेडल्स लाए हैं। जब उसका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसने उस इंटरव्यू में बताया था कि उसने पिछले 15 साल से लगातार एक भी दिन छुट्टी न लेते हुए स्विमिंग की प्रैक्टिस की है। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। और जब आप इस कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी में लेके आएंगे तभी आप उस ऊंचाई को छू सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखें। 5वीं चीज है काइजेन। काइजेन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है हम जो भी चीज कर रहे हैं हर रोज हमें उसको 1% से अच्छा करने की कोशिश करना है।
अगर हम ड्राइंग निकाल रहे हैं तो ट्राई करना है कि अगले दिन 1% इम्प्रूवमेंट उसमें हो। अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम 100 मीटर ज़्यादा दौड़ेंगे या 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ेंगे एक दिन। तो इस तरीके से जब आप छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट हर रोज करेंगे तो जब आप 1 साल तक इस चीज़ को दोहराते हैं तो यू विल बी 37 टाइम्स बेटर देन 1 ईयर बैक। मतलब आप 37 टाइम्स अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आप एक दिन में 1% इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो क्या चीज़ है कि रोज हमें बस थोड़ा थोड़ा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है और एट द एंड ऑफ द ईयर एक बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अगर बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए, बड़ा लक्ष्य अपने आप आपके पास चल के आएगा। फिर 6 चीज है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और तंदुरुस्त रहना है और उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है ताकि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहे। मेरे यूपीएससी की जर्नी में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ऐसे 3 स्तरों पे ये एग्जाम होती है और तीनों स्तरों पे काफी ज्यादा प्रेशर का आपको सामना करना पड़ता है। पहले एग्जाम में आपको 200 प्रश्नों के उत्तर 2 घंटे में देने हैं, तो यानी कि 200 डिसीजंस आपको 2 घंटे में लेने हैं। उसके लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य और मन की शांति एकदम उच्च स्तर पे होना काफी जरूरी है, तभी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। वैसे ही इंटरव्यू में आप जब जाते हैं तब आपको कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसका कोई भी अंदाज नहीं रहता, तो उसके लिए आपका मन शांत होना चाहिए, आपका मन एकाग्र होना चाहिए, तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो इन चीज़ों को वैसे तो मुझे नवोदय विद्यालय के बारे में पता है कि यहाँ पे सवेरे 5 बजे से एक्सरसाइज वगैरह शेड्यूल अच्छी तरीके से होता है और ये काफ़ी अच्छी बात भी है। तो इस चीज़ को आप स्कूल टाइम में और जब आप बाद में भी कॉलेजेस में जाएंगे या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं और दूसरे शहरों में जाएंगे, इसको हमेशा कंटिन्यू कीजिए। ये बहुत अच्छी आदत है और आपको हमेशा काम में आएगी। फिर 7वीं चीज है, यू शुड बी अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मतलब हमें किस चीज में हमारी स्ट्रेंथ है, हमें कौन सी चीज अच्छी तरीके से आती है और कौन सी चीज में हम वीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इस चीज से आपको आपकी जो रिस्पेक्टिव फील्ड है वो चूज करने में काफी आसानी होगी। एक उसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर, जिनको हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। आपको अगर पता होगा तो सचिन तेंदुलकर को पहले फास्ट बॉलर बनना था। जब वो बचपन में क्रिकेट खेल रहे थे तो उनको पहले उन्होंने एज अ बॉलर की एंट्री की थी, लेकिन उनके जो शिक्षक है रमाकांत आचार्यकर, उन शिक्षक ने उन्हें बताया कि आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग में नहीं है, आप एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं। उसका कारण ये था कि सचिन तेंदुलकर की जो हाइट थी और उनका जो कौशल्य था, उनकी स्ट्रेंथ थी बैटिंग में। उन्होंने उनको गाइड किया कि आप बैट्समैन के लिए अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, ट्राई कीजिए, और आज हमको उसका रिजल्ट पता है। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, जो आज तक के सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले क्रिकेटर बने। तो ये फर्क पड़ता है जब आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होती है। शायद अगर वो बॉलर बनने के लिए जाते तो इतना नाम नहीं कमा पाते या फिर इतनी ऊंचाई नहीं अचीव कर पाते उनकी लाइफ में। तो हमेशा आपके पेरेंट्स और आपके शिक्षकों के साथ मिलकर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने की कोशिश कीजिए। इम्पोर्टेंट चीज है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अपने पास रखने से कम होता है। तो आपके पास जो भी ज्ञान है उसको आप अपने दोस्तों के साथ बांटिए,
अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अपने नॉलेज को शेयर करते हैं तो उससे काफ़ी लोगों को ज्ञान मिलता है, और दूसरे लोगों से जब आप वो ज्ञान लेते हैं तो आपको भी आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होती है। मैंने मेरे यूपीएससी के एग्ज़ाम के दौरान 3 दोस्तों का एक ग्रुप बनाया था, और हम तीनों लोग हर रोज 1 घंटा अपने आप डिस्कशन करते थे। दिन भर हमारी जो भी पढ़ाई हुई हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसका फायदा ऐसा हुआ कि दिन भर की जो पढ़ाई थी उसकी हमारी रिवीजन भी हो जाती थी और एग्जाम की तैयारी भी होती थी। तो इस तरीके से आप भी अपने स्टडीज में एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर कीजिए। शेयर किया हुआ नॉलेज बढ़ते जाता है और आपको ये वो हमेशा काम आएगा। एक चीज है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि अहंकार नहीं होना चाहिए। एक मराठी माना है कि रावणाला मतलब रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। दोनों में डिफरेंस है। रावणाला ज्ञानाचा अहंकार होता, मतलब रावण के पास नॉलेज बहुत था, ही वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बट ही वॉज ऑल्सो एरोगेंट। और उस नॉलेज की वजह से जो अहंकार था उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर हावी हो गया था, और उस अहंकार की वजह से उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। बट ऑन द अदर हैंड जो राम थे उनको अहंकार का ज्ञान था। उनको पता था कि अगर आदमी अहंकारी हो जाएगा तो उसी समय से उसका पतन शुरू हो जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए, लेकिन उसको एरोगेंस में ना जाने दें। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, यानी कि जब भी आप किसी ऊंचाई पे जाए अपने पैर हमेशा जमीन पे रखिए, और अपने जो पेरेंट्स है और शिक्षक है उनको हमेशा साथ में रखिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम इस ऊंचाई को छू पाएंगे। और सबसे आखिरी चीज और 10वीं चीज है कि जीवन में संघर्ष से कभी ना घबराएं। आप जीवन में आप जब बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि जीवन में संघर्ष तो आने ही वाला है, और जो भी इस दुनिया में आया है तो हर एक के जीवन में संघर्ष रहेगा। उस संघर्ष से आपको एक अच्छा व्यक्तिमत्व होकर उभरना है। अगर आपने महाभारत सुना होगा तो उसमें कौरव और पांडव थे। कौरवों का जो जीवन था वो काफी सुखमय था, लेकिन उसके व्यतिरिक्त पांडवों का जीवन जो था वो संघर्षमय था। उन्होंने वनवास और अज्ञातवास झेला था, और काफी संघर्षों के बाद उन्होंने उसी संघर्ष में से धर्म की स्थापना की। तो संघर्ष से व्यक्तिमत्व अधिक उभरता है, आग में से सोना अधिक चमकदार होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए और संघर्ष से कभी ना डरे, संघर्ष का सामना कीजिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़िए। मुझे इस यूपीएससी के एग्जाम के दौरान काफी उतार चढ़ाव सामने देखे थे, और काफी बार मुझे हताश भी होना पड़ा था, लेकिन मैं उस प्रवास, उस दौरान के जो भी क्षण थे उसमें मुझे एक कविता मेरे दिल के काफी पास थी। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता ऐसी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये चीज
दोस्तों ये चीज आप हमेशा अपने जीवन में याद रखिए कि अगर आप दिल से किसी चीज को चाहेंगे, दिल से अगर कोशिश करेंगे तो आपकी हार हो ही नहीं सकती। इसलिए मन का विश्वास दृढ़ कीजिए और कोशिश कीजिए। आपको आपका उद्देश्य, आपका जो लक्ष्य है वो हमेशा मिलेगा और लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना बोल के मी आपले 2 शब्द संपवितो आणि आपले रजा घेतो। धन्यवाद।